Namaste Gurukuyans. I hope you are fit and fine at your homes and studying properly. Today we are going to start a new chapter for class 6 and the topic is key elements of a democratic government. In this chapter we will try to understand that why democracy is very important for any country or why democracy is required for the functioning of a country. So, before we discuss this chapter, let us take a quick recap of the previous chapter that we learned in the last class or in last video. And the name of the chapter was What is Government? In this particular chapter, What is Government, we try to understand the different levels of government. What is the difference between a democratic government and a monarchical government? How democratic government is far more better than a monarchical system, and why democratic governments are very popular nowadays. Most of the countries in the world prefer democratic system of government. So this chapter, key elements of democratic government, is very much closely linked with the chapter What is Government, right? So in this chapter we will try to understand that what are those elements that help in the functioning of a democratic government. एक डेमोक्रेटिक सरकार चलाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है और उन चीज़ों को समझने के लिए टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका. हम साउथ अफ्रीका देश का एग्जांपल लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी काम करता है या कैसे साउथ अफ्रीका के लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके, बहुत ज़्यादा आंदोलन करके, लड़ाइयाँ लड़ी वाइट्स के साथ, डेमोक्रेसी को हासिल किया. ठीक है. एंड फाइनली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. आज के समय में डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, डेमोक्रेसी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, दिस विल ट्राई टू understand through this chapter. Okay, now let us understand this South Africa के बारे में. South Africa is a country that has people of several races. South Africa एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रेस के लोग हैं. रेस मतलब अलग अलग जगह से आए हुए लोग बसे हुए हैं. There are black people who belong to South Africa. अगर हम ओरिजिनल साउथ अफ्रीकन्स की बात करें तो वो लोग कैसे लोग होते हैं, वो लोग ब्लैक होते हैं. ठीक है. साउथ अफ्रीका में ज्यादातर ट्राइब्स रहते हैं. व्हाइट्स केम देयर टू सेटल. ये जो व्हाइट्स हैं ये यूरोपियन पीपल हैं जो हमारे देश में भी आकर अंग्रेज आए व्हाइट्स, ये यहाँ पर आए और यहाँ पर साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे हीरो के सोने के खदान है और ये यहाँ पर सेटल कर गए. एंड इंडियंस, और बाद में जब इंडियंस को इन्होंने अपना गुलाम बनाया व्हाइट्स ने, वो इंडियंस को यहाँ पर पकड़ कर लाते थे और यहाँ पर लेबर और ट्रेडर्स का काम करते थे. राइट. सो इससे पहले हम आगे बढ़े, साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ी सी हम लोग स्टोरी जान लेते हैं तो ये हमें ज़्यादा ठीक से समझ में आएगी कि क्या था. साउथ अफ्रीका जो था वो था लैंड ऑफ ब्लैक पीपल. यहाँ पर ज़्यादातर लोग कौन होते थे, ये जो ब्लैक पीपल थे ना, ये ओरिजिनल साउथ अफ्रीकन्स थे. इनकी एक लैंग्वेज थी जिन्हें कहा जाता था, ज्यादातर ये लोग एक ट्राइब से बिलोंग करते थे और वो था ट्राइब, जुलू ट्राइब. ठीक है. अफ्रीकन्स बिलोंग टू जुलू ट्राइब. ज्यादातर जो साउथ अफ्रीकन लोग थे वो जुलू ट्राइब से आते थे. अच्छा, ये जो लोग थे ये बहुत सीधे साधे लोग थे, ज़्यादा कुछ पता नहीं होता था चीज़ों का, जंगलों में रहना, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीना, और ये लोग बड़े आराम से अपने देश में रह रहे थे और सभी चीज़ों को अपने देश के रिसोर्सेज को एंजॉय कर रहे थे. इन्हें ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं थे तो इनके देश में कोई प्रॉब्लम नहीं था तब तक, जब तक कि ये वाइट्स जो कि अफ्रीकन्स के कंट्री में आ न गए. अच्छा, ये व्हाइट्स कौन थे, ये वो यूरोपियन लोग थे या वो यूरोपियन कंट्रीज थी जो पुराने समय में
1800 की हम बात करें तो उस समय बहुत ताकतवर कंट्रीज थी वर्ल्ड की। ये कंट्रीज क्या करती थी, दूसरे दूसरे वर्ल्ड में अपने वॉयजेस पे जाती थी लोगों को लेकर, और वहाँ देखती थी कि वहाँ क्या रिसोर्सेज हैं। पहले धीरे धीरे वहाँ बिजनेस स्टार्ट करते थे, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे वहाँ के लोगों के ऊपर या वहाँ के लैंड के ऊपर अपना कब्जा जमाना शुरू करते थे। उसी तरह से वाइट पीपल्स जो थे, वाइट अफ्रीकन, जो कि यूरोपियंस के नाम से भी जाने जाते थे, दे केम देयर, दे सेटल्ड एंड स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस। ये यहाँ आए, पहले धीरे धीरे सेटल किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। और ये जो ब्लैक पीपल थे, जो कि बहुत ही सीधे साधे लोग थे, इनके ऊपर इन व्हाइट्स ने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। राइट, दे टुक देयर स्लेव्स एंड सोल्ड देम एवरीवेयर। ये जो अफ्रीकन्स थे, दे वर सोल्ड एज स्लेव्स। राइट, तो इन अफ्रीकन्स को कैसे बेचा जाता था? दे वर सोल्ड एज स्लेव्स। यूरोपियंस या हम जिसे व्हाइट्स कहते हैं, ये क्या करते थे, इन अफ्रीकन्स को पकड़ पकड़ कर लेकर जाते थे और इन्हें गुलाम के रूप में अफ्रीका में, फ्रांस में, पेरिस में, यूरोप के बाकी देशों में जहाँ पर लेबर की ज़्यादा जरूरत होती थी, वो मान लो किसान जिसके पास बहुत सारे एकड़ जमीन है, उसको खेती करने के लिए लेबर चाहिए, तो वहाँ पर इन अफ्रीकन्स को पकड़ पकड़ कर गुलामों के रूप में यहाँ से ले जाया जाता था और इन्हें बेच दिया जाता था। और फिर ये बहुत ही बदतर जिंदगी वहाँ पर स्पेंड करते थे और दूसरों के लिए जिंदगी भर काम करते रहते थे। ओके, इंडियंस को ब्राउन इंडियंस कहा जाता है। क्यों ब्राउन इंडियंस कहा जाता था? इंडियंस वर नोन एज ब्राउन इंडियंस। क्योंकि इंडियंस का जो कलर होता था, द कलर ऑफ द इंडियंस वर आइदर व्हाइट और ब्राउनिश, सो ड्यू टू दिस इंडियंस वर नोन एज brown Indians. Okay, so now we come to know that there are three main category of people living in South Africa. The first category of people is the black South Africans. The second category of people is the whites known as Europeans, and the third category of people is known as Indians, also known as brown Indians. ठीक है, जब ये तो इतना तो हो ही रहा था कि 1961 में ब्रिटिशर्स ने क्या डिसाइड किया कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, नेटिव पीपल हैं उस समय, मतलब ये जो 3 तरह के लोग रह रहे हैं, इन्होंने 1961 में डिसाइड किया कि साउथ अफ्रीका को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना। इन 1961 ब्रिटिशर्स, ये कौन से ब्रिटिशर्स थे जो इस देश पे रूल कर रहे हैं, डिसाइडेड टू मेक साउथ अफ्रीका एन इंडिपेंडेंट नेशन। इन्होंने कहा कि भैया हम तुम्हारा देश छोड़कर जा रहे हैं और तुम अपने हिसाब से अपने देश में जो भी चलाना है चलाओ, ठीक है, अपने देश को अपने तरीके से चलाओ। अब तक एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि साउथ अफ्रीका में अगर सबसे ज्यादा ताकत कोई रखता था तो वो कौन रखता था? व्हाइट्स रखते थे। अच्छा, ये व्हाइट्स कौन थे? इन्हीं ब्रिटिशर्स में से आए हुए लोग थे जो यहाँ पर अपने ताकत से, अपने बिजनेस से, अपने ट्रेड से इन्होंने दबदबा बना दिया। राइट, तो इन्होंने कर दिया। और व्हाइट्स ने जब 1961 में ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया ठीक है, आप साउथ अफ्रीका अपने हिसाब से चलाओ, वहाँ पर इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट बनी, और गवर्नमेंट किसकी बनी? व्हाइट्स की बनी। और व्हाइट्स ने वहाँ पर एक रूल बना दिया और एक लॉ बना दिया, एंड दैट लॉ वाज नोन एज अपार्थाइड लॉ। Now see, we'll understand that South Africa was earlier governed by apartheid law. हमने देखा कि 1961 में जब ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया, तो क्या कहा कि भैया अब वहाँ साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग हैं तुम आपस में चुनाव करा लो और अपनी सरकार चलाओ। राइट,
हमने ये भी देखा कि व्हाइट्स कहाँ पर डोमिनेंट थे, तो स्वाभाविक सी बात है सरकार किसकी बनेगी, व्हाइट्स की बनेगी, राइट। अब साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स की गवर्नमेंट बनते ही उन्होंने लॉ निकाल दिया, दैट लॉ वाज नोन एज अपार्थाइड लॉ। अपार्थाइड मींस सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कोई गोरा है कोई काला है उसके बेसिस पर लोगों को अलग कर दिया, जो गोरे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं और जो काले लोग हैं वो खराब लोग हैं, ऐसा माना जाने लगा, राइट पीपल। सो द ब्लैक्स एंड कलर्ड वर नॉट कंसीडर्ड इक्वल टू व्हाइट्स। जो व्हाइट्स लोग थे वो साउथ अफ्रीका में सभी अच्छी चीजों पर अपना हक जताते थे। ब्लैक्स और कलर्ड, कलर्ड मतलब क्या, इंडियंस, ठीक है। द ब्लैक्स एंड द कलर्ड वर नॉट कंसीडर्ड इक्वल टू व्हाइट्स। ब्लैक जो थे, जो नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन्स थे, जो जुरू ट्राइब के लोग थे, जो कलर्ड पीपल थे, जो इंडियन थे, जो एज अ लेबरर या फिर एज अ ट्रेडर यहाँ पर आए थे, उनको किसी भी तरह का हक नहीं दिया जाने लगा, कोई सुविधा नहीं दी जाने लगी। उन लोगों के ऊपर बहुत सारे जुल्म किए जाते थे। जितनी भी फैसिलिटीज थी, जितना भी देश के अंदर अच्छी देश की अच्छी चीजें थी, जो अच्छा जमीन था, जो एग्रीकल्चरल लैंड था, जो अच्छी कॉलोनीज थी, were all occupied by whites and rest of the things were occupied, rest of the leftover thing you can see, जो बच्चा कुचा रह गया उसमें ब्लैक्स और कलर्ड लोग किसी तरह से अपना जिंदगी गुजार रहे थे। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि हमें क्यों एक ऐसी सरकार की जरूरत पड़ती है जो जनता के द्वारा चुनी गई हो, है। अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पर सरकार तो बनी थी, लेकिन क्या देश के हर एक लोगों को बराबरी का सम्मान मिल रहा था? क्या हर एक लोग एक जैसे जिंदगी जी रहे थे? The answer is no. So here we need a democratic government, and in democratic government we need such type of government which is governed by people. So this is a brief synopsis of the chapter. In the next video we'll try to learn some more facts about South Africa, and we'll try to see that how a democratic government functions, or how does a democratic government works. Till then, stay healthy, stay safe. Thank you.